नमस्कार, मैं कादम्बिनी शर्मा हूँ आपके साथ। हफ्ते भर की बड़ी अहम खबरें, अंतर्राष्ट्रीय खबरें लेकर आप तक आई हूँ। देखते हैं, एक नज़र डालते हैं क्या-क्या हुआ है इस हफ्ते, बीते हफ्ते, जो कि काफ़ी अहम है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम ईरान से। ईरान में आपको पता है कि अयातुल्लाह अली खamenei का जो उनकी जो अंतिम यात्रा है वो शुरू हो चुकी है और तेहरान में जो वहाँ का ग्रैंड मुसल्ला है वहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग जमा हुए, लाखों की संख्या में लोग जमा हुए अपना जो आखिरी विदाई देने के लिए अयातुल्लाह खamenei को, और उनके जो परिवार के 4 सदस्य मारे गए थे, उनको भी लेकर। और आपको याद होगा कि 28 फरवरी को यूएस इंटेलिजेंस के आधार पर इज़राइल ने हवाई हमला किया था, प्रेसिशन स्ट्राइक किया था, जहां पर अयातुल्लाह अली खamenei समेत उनके परिवार के और भी सदस्य मारे गए थे। लेकिन जिस प्रकार के हालात बने हुए थे मिडिल ईस्ट में, जिस तरह से लगातार ईरान, इज़राइल और अमेरिका के बीच जो युद्ध चल रहा था, उसको लेकर अब तक ये अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। तो अब ये शुरू हो चुका है। शनिवार को ये शुरू हुआ, अंतिम संस्कार की जो पूरी प्रक्रिया है वो शुरू हुई, और ये 9 तारीख तक, 9 जुलाई तक ये प्रक्रिया पूरी तरह से चलेगी। यहाँ पर अभी फ़िलहाल जो है प्रोसेशन, एक जुलूस निकला है जो लेकर जाएगा उनके पार्थिव शरीर को उनके घर तक, मशाद में पहुँचेंगे, वहाँ पर उनको दफनाया जाएगा। और ये जो है बहुत एक अलग किस्म का अंतिम संस्कार है। यहाँ से ईरान ने कई तरह के संदेश भेजने की कोशिश की है, और करीब 100 से ज़्यादा देशों के जो प्रतिनिधि हैं इस अंतिम संस्कार में पहुँचे। अपने अपने देश को उन्होंने रिप्रेजेंट किया, अंतिम श्रद्धांजलि दी। भारत की तरफ से जो आधिकारिक डेलीगेशन जो गया था उसमें सैयद अता हसनैन, जो कि बिहार के गवर्नर हैं, वो गए थे। पवित्र मार्गरीटा, जो कि विदेश राज्य मंत्री हैं, वो गए थे। और जो आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल है, उसके अलावा भी एक प्रतिनिधिमंडल था जो कि विपक्षी पार्टियों का था, जिसमें कांग्रेस भी थे, महबूबा मुफ्ती भी वहाँ पर गई थी। तो ये भी एक प्रतिनिधिमंडल वहाँ पर मौजूद था। कई तरह से एक अहम संदेश भेजने की इसके ज़रिए कोशिश की गई है। एक तो इतने वक्त के बाद हुआ, वहाँ पर ये उम्मीद की जा रही थी कि जो उनके सक्सेसर हैं अयातुल्लाह अली खamenei के, मुज्तबा खamenei, वो वहाँ पर मौजूद होंगे। लेकिन कई लोग जो वहाँ आए थे, जो अपना दुख जताने के लिए आए थे, उन्हें निराशा हाथ लगी, क्योंकि वहाँ पर इस बार भी बाकी तो उनके भाई नज़र आए, लेकिन मुज्तबा खamenei जो है वहाँ पर नज़र नहीं आए। एक वजह इसकी ये बताई जा रही है कि फ़िलहाल क्या स्थिति है ये किसी को पता नहीं है, और ईरान नहीं चाहता कि सामने आए। इसको सुरक्षा के मद्देनज़र भी ये माना जा रहा है कि वो सामने नहीं आए, क्योंकि वही जो हैं अब नए सुप्रीम लीडर हैं, तो इसलिए वो भी सामने नहीं आया। लेकिन परिवार के बाकी सदस्य जो 3 भाई हैं, उनके वो ज़रूर वहाँ पर अयातुल्लाह अली खamenei को श्रद्धांजलि देते वहाँ पर नज़र आए, उनके परिवार के और लोग भी नज़र आए। तो एक तो मसला है सिक्योरिटी का। दूसरी तरफ ये भी एक खबर आई है इस पूरी प्रक्रिया से जुड़ी कि अमेरिका ने कई देशों पर ये दबाव डाला। ये ईरान की जो मीडिया है उसका ये दावा है, वो सूत्रों के हवाले से और कई और हवाले से ये कह रही है कि अमेरिका ने इस बात के लिए दबाव डाला कि जो देश हैं अपने प्रतिनिधि वहाँ पर इस अंतिम संस्कार में ना भेजें। ये भी कहा जा रहा है ईरान की मीडिया की तरफ से कम 13 देशों ने इस दबाव में अपने प्रतिनिधि नहीं भेजे, लेकिन तब भी बड़ी संख्या में देश वहाँ पर गए हैं। इसकी वजह एक ये भी रही है कि जिस तरह से ईरान और अमेरिका इज़राइल का युद्ध चला, उसमें कई लोग ये मानते हैं कि ईरान जो है वो भारी पड़ा है। लाख दबाव के बावजूद, लाख मुश्किलों के बावजूद ईरान जो है वो भारी पड़ा है, और युद्ध से वो बेहद वहाँ की सत्ता जो है, वहाँ की जो रजीम है, वो ज़्यादा मजबूत होकर उभरी है। और
जो ये उम्मीद जताई जा रही थी कि वहाँ पर इस युद्ध से ईरान कमज़ोर होगा, तो ऐसा हुआ नहीं है और ये दिखाने की भी कोशिश ईरान की तरफ से रही है। तो ये जो रिपोर्ट ईरान की मीडिया में चल रही है कि ईरान ने प्रेशर किया, तो ये तब भी अगर ऐसा है भी, तो भी ये साफ नज़र आ रहा है कि ईरान काफ़ी मजबूत बनकर यहाँ से उभरा है। तो ये एक फैक्टर जो है वो काफ़ी अहम है कि ईरान किस तरह से संदेश दे रहा है कि किस तरह से वो मजबूत बना हुआ। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी भी जो निगोशिएशन है ईरान के अमेरिका के साथ वो बाकी है और वो एक मजबूत पोजीशन से ये निगोशिएशन करना चाहता है और कर रहा है। कई ऐसी शर्तें हैं जो कि अमेरिका कहता है कि ईरान ने मान ली हैं, लेकिन ऐसा असल में जब ईरान की बारी आती है तो ईरान कहता है कि ऐसा है नहीं। ये भी एक फैक्टर है कि अभी फ़िलहाल 60 दिन का एक युद्ध विराम है। बीच में कई बार ऐसा लगा कि ये युद्ध विराम टूट रहा है, लेकिन तब भी टूटते टूटते भी रह गया। अब एक तकनीकी बातचीत जो है वो हो चुकी है दोहा में। अगले दौर की बातचीत जो है दोनों देशों के बीच में बताया जा रहा है कि ये इस्लामाबाद में जल्द ही हो सकती है। तो ये एक डेवलपिंग स्टोरी भी है, लेकिन ये जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी चल रही है अयतुल्लाह अली खamenei की ईरान में, वो कई संदेश जो है वो दुनिया भर को दे रही है। तो ये इस पर लगातार नज़र रखना भी ज़रूरी है। दुनिया के दूसरे हिस्से में क्या हो रहा है, जैसे अगर आप रूस यूक्रेन की बात करें, वहाँ पर लड़ाई जो है वो एक बार फिर से बेहद भयंकर हो चुकी है। काफ़ी तेज़ हमले जो हैं दोनों एक दूसरे पे कर रहे हैं। रूस ने बीते हफ्ते एक ज़बरदस्त हमला किया था कीव पर और आसपास के इलाकों में, जिसमें कम से कम 27 लोग मारे गए, कई घायल हुए। बताया ये जा रहा था कि इस साल कम से कम ये सबसे तेज़ हमला रूस का कीव पे है और दोनों ही साइड जो हैं वो लॉन्ग रेंज हमले जो हैं वो बढ़ा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक खबर आज सुबह भी आई कि एक बार फिर से रूस ने काफ़ी बड़ा हमला किया है कीव पे, जिसमें 9 लोग मारे गए हैं। अभी भी बचाव और खोजबीन जो है लोगों की वो चल रही है और ये तब हो रहा है जबकि दोनों साइड्स, रूस के राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, दोनों ने अमेरिका के 250वें बर्थडे पर बातचीत की राष्ट्रपति ट्रंप से और दोनों ने ये उम्मीद जताई कि आगे भी कुछ बेहतर इस पर होगा। ये भी माना जा रहा है, ज़ेलेंस्की का ये भी कहना है कि एक आगे युद्ध विराम की या युद्ध खत्म करने की या शांति की तरफ कोशिश हो सकती है। तो दोनों से ही राष्ट्रपति ट्रंप ने बात किया है, लेकिन उसके बावजूद ये स्थिति बनी हुई है कि लगातार बड़े हमले हो रहे हैं। इस बीच यूक्रेन ने भी जो रूस के कब्जे वाला इलाका है क्राइमिया का, वहाँ पर काफ़ी तेज़ हमला किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक वहाँ पर किया है और वहाँ पर बिजली वगैरह जो है वो काफ़ी उसकी आपूर्ति प्रभावित हुई है और काफ़ी ये तेज़ हमला बताया जा रहा है। तो ये सभी चीज़ें लगातार चल रही हैं और इस बीच ये भी खबर आ रही है कि राष्ट्रपति ट्रंप जो हैं वो जल्द ही नेटो समिट जो होने वाला है अंकारा में, वहाँ पर, तुर्की के अंकारा में, वहाँ पर वो राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मिल सकते हैं। तो अब क्या ये समझें कि ये जब मिडिल ईस्ट की जो लड़ाई है वो धीरे धीरे अब ख़त्म होती नज़र आ रही है और 60 दिन के बाद भी ये उम्मीद करनी चाहिए कि कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, क्योंकि अब कोई भी युद्ध में यहाँ पर जाना नहीं चाहता, चाहे वो ईरान हो चाहे वो अमेरिका हो। इज़राइल की बात अलग है, उसकी अलग चिंताएं हैं, लेकिन कम से कम ईरान और अमेरिका जो हैं वो युद्ध अब नहीं चाहते हैं। और इसके बाद ऐसे हालात में जब युद्ध जो है एक तरह से ख़त्म होने के कगार पर है, एक डील की उम्मीद की जा रही है, तो ऐसे में अब राष्ट्रपति ट्रंप का ध्यान शायद एक बार फिर से रूस यूक्रेन की तरफ हो कि इनका जो दूसरे विश्व युद्ध से भी लंबा इनका युद्ध चल रहा है वो कैसे ख़त्म कराए। और इन सब के बीच बाकी जो देश हैं वो भी अपने अपने हित देख रहे हैं, कैसे इसको आगे अपने हितों को कैसे सुरक्षित रखें वो देख रहे हैं। और इसी के कतार में जहां पर विदेश मंत्री एस जयशंकर वो अब जो मिडिल ईस्ट के देश हैं उनके दौरे पर हैं। तो ये दौरा क्या है, वो कतर, बहरीन, कुवैत और
ओमान के दौरे पर हैं। 10 तारीख तक यहाँ पर वो रहेंगे। यहाँ पर अपने जो उनके बाकी विदेश मंत्री हैं इन देशों के, उनसे मुलाकात करेंगे। एक स्टॉक टेकिंग निश्चित तौर पर होगा कि किस तरह से संबंधों को मजबूत करें, युद्ध का क्या असर हुआ है सप्लाई चेन्स वगैरह पर खास तौर पर, और क्या कुछ इसको सिक्योर करने के लिए किया जा सकता है। तो ये सभी जो देश हैं वो इनके लिए भारत भी अहम है, भारत के लिए भी ये सभी देश बहुत अहम है। लेकिन एक और इनके दौरे का एक और हिस्सा है कि ये अमेरिका भी जा रहे हैं। न्यूयॉर्क में होंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर 13 जुलाई को, ताकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो ऑफिशियल कैंपेन है उसका सदस्य होने के लिए 2028-2029 के लिए वो लॉन्च कर सके। तो ये अपने आप में बहुत अहम है, क्योंकि ये काफ़ी अहमियत भरी ये सदस्यता होती है सिक्योरिटी काउंसिल की। भले ही 1 साल का ये रोटेटिंग भी होता है, जो देश ज़्यादा इसमें वोट जमा कर पाते हैं वो इसके हिस्सा होते हैं। तो ये बेहद अहम है। दूसरी तरफ पीएम मोदी भी सुबह आज निकले हैं 3 देशों के दौरे पर, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो इस क्षेत्र में भी सहयोग समन्वय के लिए एक नया पुश जो है वो दिया जा रहा है। ये सब जब हो रहा है तो एक सवाल ये भी उठता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का क्या होगा। क्या वहाँ से गुजरने वाले जो जहाज़ हैं, जो कि बड़ी संख्या में जो जहाज़ वहाँ से तेल गैस वगैरह लेकर निकलते हैं, उनका क्या होगा, उस पर अब क्या स्थिति है। तो ये खबर आ रही है कि ओमान और ईरान दोनों इस बात पर अब काम कर रहे हैं कि वहाँ से निकलने वाले जो जहाज़ हैं उनके ऊपर टोल किस प्रकार का लगाया जाएगा। इस बीच ईरान के जो अम्बेसडर हैं, जो राजदूत हैं चीन में, उन्होंने कहा है कि फीस तो ली जाएगी, जो भी जहाज़ वहाँ से पास कर रहे हैं उनसे फीस ली जाएगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो भी पास कर रहे हैं उनसे फीस ली जाएगी। लेकिन जो दोस्त देश हैं जैसे चीन, तो ये जो दोस्त देश हैं उनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट होगा। तो क्या अब सवाल उठता है कि क्या भारत इन दोस्त देशों की कैटेगरी में आता है या नहीं। ये बड़ा सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि कई हलकों में ये चर्चा है कि ईरान जो है वो इस युद्ध में भारत के शुरुआती रवैये से कहीं ना कहीं उसको परेशानी हुई है, उसको वो जो है उससे नाखुश है। तो देखना होगा कि क्या इन दोस्त देशों की फहरिस्त में भारत आता है या नहीं आता। लेकिन ये बात भी आपको साफ बता दूं कि जो 60 दिनों का युद्ध विराम हुआ है उसमें इस बात पर सहमति थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो जहाज़ क्रॉस करेंगे उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई फीस नहीं लगेगा। लेकिन 60 दिन में जो डील होगी, क्या उसमें इस फीस को हरी झंडी अमेरिका की तरफ से मिलेगी, या पहले की तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वहां से बिना किसी टोल के जहाज गुजर सकेंगे, ऐसा डील में होगा। तो ये अभी जब तक इस पर डील हो नहीं जाती है तब तक देखना होगा कि क्या होता है डील होने के बाद, फाइनल क्या होता है। लेकिन अभी ईरान और ओमान इसकी तैयारी कर रहे हैं। ईरान जो है इस बात पर अड़ा हुआ है कि वो फीस जरूर लेगा। और एक खबर जिसमें हमको आपको चौंकना नहीं चाहिए, लेकिन दुनिया भर में इस पर चर्चा हो रही है, वो ये कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ये बताया है, जो कि एक ज़रूरी डिस्क्लोजर होता है अमेरिकी राष्ट्रपतियों का, कि उनकी कमाई पिछले साल कितनी हुई। ये नियम के मुताबिक, कानून के मुताबिक उनको डिस्क्लोज करना होता है। तो व्हाइट हाउस ने ये डिस्क्लोज किया है। तो ये जो उनकी कमाई है 2025 में, ये डिस्क्लोजर जो है लोगों को चौंका रहा है। ये कमाई उनकी हुई है $2.2 बिलियन। मतलब 2025 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कमाई हुई है $2.2 बिलियन, और इसमें $1.4 बिलियन जो हैं क्रिप्टो के जरिए आई हैं। अब ये क्यों अहम हो जाता है, वो इसलिए क्योंकि उनके परिवार का एक क्रिप्टो जो वेंचर है, कंपनी है जिसका नाम है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, WLF। तो ये जो है इसने सबसे ज़्यादा करोड़ों मिलियन डॉलर जो हैं वो इस कंपनी ने बटोरे हैं। और इस कंपनी के साथ जुड़ने वाले जो पहले कुछ देश हैं उनमें पाकिस्तान भी है।
तो पाकिस्तान जो है किस किस प्रकार से राष्ट्रपति ट्रंप के करीब होने की कोशिश कर रहा है ये साफ नजर आता है। और उसके बाद दो 2+2 2+2 का हिसाब आप खुद लगा सकते हैं। नमस्कार।